समंदर के बीचों बीच जहां लहरें कई मीटर ऊंची उठ रही हैं, एक विशालकाय जहाज हजारों कंटेनर लादे हुए भारत की तरफ बढ़ रहा है। और जाहिर है उस जहाज में हमारी सुबह की चाय की पत्ती से लेकर स्मार्टफोन्स के माइक्रोचिप्स और गाड़ियों के पुर्जे, मतलब सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा का जो हमारा मिशन है ना, वो इसी सप्लाई चेन के सबसे अहम लेकिन सबसे कम चर्चा वाले हिस्से की तह तक जाना है। सही कहा। और आज हमारे पास स्रोत के रूप में जॉब रेडी भारत यूट्यूब चैनल का एक बहुत ही शानदार वीडियो है। हाँ, जो भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों या जिन्हें मेजर पोर्ट्स कहते हैं, उनकी पूरी कहानी बयान करता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी 75-100 किलोमीटर लंबी तटरेखा सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है। तो फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? एक तरह का हाईवे? एग्जैक्टली। ये एक विशाल इकोनॉमिक हाईवे है। और ये जो 13 पोर्ट्स है ना, ये इस हाईवे के मेगा टोल प्लाजा हैं, जिन पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था की सांसें टिकी हैं। ये टोल प्लाजा वाली एनालॉजी मुझे बहुत सही लगी, पर इनकी असल अहमियत है कितनी? मतलब कोई आंकड़ा है जो इस स्रोत में दिया गया हो? बिल्कुल है, और वो आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। भारत के कुल व्यापार का 95% हिस्सा, अगर हम वॉल्यूम या मात्रा के आधार पर देखें तो 95%? वो भी हवा या जमीन से नहीं? हाँ, जमीन या हवा से नहीं, बल्कि समंदर के रास्ते तय होता है। बाप रे, मतलब ये कोई साधारण लॉजिस्टिक्स का मामला नहीं है? एकदम नहीं। ये एक ऐसा विशाल जीवन तंत्र है जिसके बिना देश का कोई भी उद्योग मतलब एक दिन भी ठीक से नहीं चल सकता। और स्रोत सामग्री में एक और दिलचस्प बात बताई गई है कि इस तंत्र को चलाने का जो प्रशासनिक ढांचा है, वो भी अब तेजी से बदल रहा है। हाँ, वीडियो में ये साफ तौर पर बताया गया है कि इन 13 में से 12 बंदरगाह आज भी पोर्ट ट्रस्ट मॉडल पर काम करते हैं। यानी वो पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है, राइट? सही कहा। लेकिन एक बंदरगाह ऐसा भी है जो पूरी तरह से कॉर्पोरेट तर्ज पर चलता है। ये कॉर्पोरेट वाला हिस्सा आगे चलकर बहुत दिलचस्प होने वाला है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है बुनियादी मैरीटाइम इंजीनियरिंग को समझना जरूरी है। बिल्कुल, शुरुआत तो बेसिक से ही करनी पड़ेगी। तो स्रोत सामग्री में गुजरात के कांडला बंदरगाह का जिक्र है, जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। उसे एक प्राकृतिक ज्वारीय या नेचुरल टाइडल पोर्ट कहा गया है। अब अगर हम इसे थोड़ा विस्तार से समझें तो एक सवाल उठता है, ज्वार भाटे पर पूरी तरह से निर्भर होना कितना व्यावहारिक है? आप किस सेंस में पूछ रहे हैं? मतलब अगर लहरें जहाजों को खुद पाक कर रही हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि पूरा सिस्टम प्रकृति के मूड का गुलाम बन गया है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, पर यहीं पर तो मैरीटाइम इंजीनियरिंग और प्रकृति का सटीक तालमेल देखने को मिलता है। अच्छा, तो सब कुछ प्रकृति के भरोसे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कांडला कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जहां समंदर का पानी स्थिर नहीं रहता। हाँ, वहां टाइड्स आते रहते हैं। तो आज के जो आधुनिक कार्गो जहाज है ना, उनका ड्राफ्ट यानी जहाज का वो हिस्सा जो पानी के अंदर डूबा रहता है, वो बहुत गहरा होता है। तो खुले समंदर से जब ये जहाज तट की तरफ बढ़ता होगा, तो उथले पानी में जमीन से टकराने का बहुत बड़ा खतरा रहता होगा। एग्जैक्टली। इसीलिए पोर्ट अथॉरिटीज के पास इस टाइडल विंडो का एक बेहद सटीक गणित होता है। अच्छा, तो वो टाइमिंग कैलकुलेट करते हैं? हाँ, जहाजों को बाहर गहरे पानी में तब तक रोक कर रखा जाता है जब तक कि हाई टाइड न आ जाए। और जैसे ही जलस्तर बढ़ता है, बिल्कुल, लहरों की अतिरिक्त गहराई और उनके बहाव की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका इस्तेमाल करके उन भारी जहाजों को चैनल के अंदर लाया जाता है। वाह, तो ये प्रकृति का अपना पार्किंग असिस्टेंट हो गया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब लहरें खुद उन भारी जहाजों को ढकेल कर सुरक्षित अंदर ला रही हैं। इससे तो टग बोट्स की ताकत और हजारों लीटर समुद्री ईंधन की सीधे तौर पर बचत होती होगी। बिल्कुल होती है। लेकिन एक बात जो यहाँ खटकती है, वो ये कि हम सिर्फ पश्चिमी तट पर कांडला तक तो सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम पश्चिमी घाट के समानांतर दक्षिण की ओर बढ़ें, तो गोवा का मोरमुगांव बंदरगाह ज्वारी नदी पर है। कर्नाटक का न्यू मैंगलोर गुरुपुरा नदी के मुहाने पर है, और केरल का कोचीन बंदरगाह वेम्बनाड झील पर है। सही पॉइंट पकड़ा आपने। तो जब हमारे पास खुले समंदर की इतनी विशाल तटरेखा है, तो इन मेगा पोर्ट्स को नदियों के मुहाने या झीलों में क्यों धकेला गया? खुले समंदर में तो गहरे ड्राफ्ट की समस्या वैसे भी कम होगी। देखिए, खुले समंदर में गहरे पानी की समस्या शायद न हो, लेकिन यहीं जो सबसे रोचक पहलू है वो ये कि वहां वेव एक्शन या लहरों का लगातार प्रहार सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। मतलब अरब सागर की लहरें? हाँ, वो खुली लहरें हर वक्त भारी ऊर्जा के साथ तट से टकराती रहती हैं।
ओह, तो अगर खुले समंदर में कोई जहाज डॉक किया जाए तो लहरें उसे घाट से पटक पटक कर पूरी तरह चकनाचूर कर सकती हैं। बाप रे, तो इसका समाधान क्या है फिर? इससे बचने के लिए इंजीनियरों को समंदर के अंदर कंक्रीट की मीलों लंबी दीवारें बनानी पड़ती हैं, जिन्हें मैरीटाइम भाषा में ब्रेक वाटर कहते हैं। वो तो समंदर के बीच में एक कृत्रिम पहाड़ खड़ा करने जैसा हो गया। बहुत खर्चीला काम होगा। बहुत ज्यादा खर्चीला और समय लेने वाला। इसीलिए नदियों और झीलें यहाँ एक प्राकृतिक जियोलॉजिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि जब जहाज समंदर के तूफानी रास्तों को छोड़कर इन नदियों या झीलों के संकरे चैनलों में आते हैं तो जमीन का आकार खुद लहरों की ऊर्जा को पूरी तरह सोख लेता है और अंदर का पानी बिल्कुल शांत मिलता है। फिर कंक्रीट की दीवारों की कोई जरूरत ही नहीं। एग्जैक्टली। ये तो प्रकृति का बहुत ही शानदार और रणनीतिक इस्तेमाल है। इसमें कोई शक नहीं। और कोचीन का उदाहरण तो और भी खास हो जाता है, क्योंकि वहीं भारत का पहला इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया गया था। ICTT, राइट? हाँ, वेम्बनाड झील का वही शांत पानी भारी भरकम कंटेनर जहाजों को लोडिंग और अनलोडिंग का सुरक्षित माहौल देता है। प्राकृतिक सहूलियतों की ये बात तो अच्छे से समझ आती है, लेकिन जब इतिहास और आधुनिक व्यापार टकराते हैं तो क्या होता है? वहां सिर्फ भूगोल से काम नहीं चलता। बिल्कुल। स्रोत में महाराष्ट्र के मुंबई बंदरगाह और उसी के करीब बने JNPT का जिक्र है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो मुंबई पोर्ट का इतिहास तो ब्रिटिश काल और यहाँ तक कि शिवाजी महाराज के दौर तक जाता है। और ये आज भी देश का 20% निर्यात संभालता है। तो फिर इसके ठीक बगल में नावा शेवा में समंदर को पाटकर बिल्कुल खरोश से एक नया JNPT बनाने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, ऐतिहासिक बंदरगाहों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनके आसपास बसे घने शहरों की होती है। मतलब मुंबई शहर। हाँ, मुंबई पोर्ट जिस दौर में बना था तब व्यापार का तरीका अलग था। माल बोरियों में आता था। और अब ग्लोबल सप्लाई चेन में कंटेनराइजेशन ने जोर पकड़ लिया है। आज हम 20-20 हजार TEU लेकर चलने वाले विशालकाय जहाजों की बात कर रहे हैं। ये TEU मतलब वो बड़े लोहे के कंटेनर्स? हाँ, इन पोस्ट पैनामैक्स जहाजों को डॉक करने के लिए बहुत गहरे ड्राफ्ट की जरूरत होती है, जो मुंबई पोर्ट के पुराने और उथले डॉक्स में मुमकिन ही नहीं था। और यहीं पर यह विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कंटेनर उतारने के लिए 100 फुट ऊंची क्रेनें चाहिए। बिल्कुल, और हजारों कंटेनरों को रखने के लिए मीलों तक फैले लॉजिस्टिक यार्ड्स भी चाहिए, जो शहर के बीचों बीच बसे मुंबई में कहां से मिलेंगे? एग्जैक्टली। रियल एस्टेट की कीमत इतनी है कि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना नामुमकिन था। और मान लीजिए जमीन मिल भी जाती तो रोजाना हजारों ट्रकों को दक्षिण मुंबई की संकरी सड़कों पर उतारने का क्या नतीजा होता? शहर का पूरा ट्रैफिक और परिवहन सिस्टम उसी दिन कोलैप्स कर जाता। ये तो किसी पुराने शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाए गए शहर के बाहर के एक नए बाईपास जैसा हो गया। बहुत सही एनालॉजी है ये। इसीलिए JNPT को एक आधुनिक समाधान के तौर पर बनाया गया, जो पूरी तरह कृत्रिम और मशीनीकृत है, राइट? हाँ, ये पुराने शहर के लॉजिस्टिक्स ग्रिडलॉक को सुलझाने के लिए एक रणनीतिक विस्तार था, जहां सब कुछ शून्य से प्लान किया गया। चलिए, ये तो पश्चिमी तट की बात हो गई, जहां भौतिक बाईपास बना दिया गया। अब पूर्वी तट की तरफ चलते हैं। हाँ, वहां स्थिति थोड़ी अलग है। स्रोत में तमिलनाडु के VO चिदम्बरनार बंदरगाह, जिसे तूतीकोरिन रहते हैं, उसका जिक्र है। वहां मन्नार की खाड़ी का समंदर उथला है और इस चुनौती से निपटने के लिए डिजिटल ट्विन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। पर डिजिटल ट्विन तो किसी वीडियो गेम जैसा लगता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाला एक 3D सिमुलेशन असली दुनिया के जहाज को कैसे बचा सकता है? देखिए, ये कोई साधारण एनिमेशन नहीं है। इसका असली मतलब है लाइव भौतिकी और डेटा का सीधा इंटीग्रेशन। अच्छा, तो इसमें डेटा कहां से आता है? बंदरगाह के आसपास लगे हजारों सेंसर्स हर सेकंड हवा की गति, लहरों की दिशा और पानी के नीचे की धाराओं का रियल टाइम डेटा उस कंप्यूटर मॉडल में फीड करते हैं। ओहो। अब चूंकि तूतीकोरिन में पानी उथला है, तो जहाज के तल और जमीन के बीच का फासला बहुत कम होता है, जिसे अंडर कील क्लियरेंस कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। अगर जहाज लहरों के कारण थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो जमीन से रगड़ खा सकता है और जहाज का ढांचा फट सकता है। हाँ, तो ये तकनीक पायलटों को एक तरह से भविष्य देखने की ताकत देती है। मतलब जहाज को असल चैनल में लाने से पहले ही वो सिमुलेशन चलाकर देख लेते हैं। हाँ, वो देख लेते हैं कि आने वाले 45 मिनट में वो जहाज पानी के अंदर कैसा बर्ताव करेगा। वाह,
अगर जरा सा भी खतरा दिखा तो ऑपरेशन तुरंत रोक देंगे। बिल्कुल, इससे करोड़ों डॉलर का माल तो बचता ही है, साथ ही तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदा भी टल जाती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। मतलब पश्चिमी तट पर जगह बनाई गई और पूर्वी तट पर डेटा और कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल किया गया। सही कहा। और पूर्वी तट पर एक और बहुत बड़ा बदलाव है जो तकनीक का नहीं बल्कि प्रशासन का है। आप चेन्नई पोर्ट की बात कर रही हैं? हाँ, चेन्नई बंदरगाह की भीड़ कम करने के लिए 24 किलोमीटर दूर कमराजार या एन्नोर पोर्ट बनाया गया। हाँ, और स्रोत के अनुसार ये एकमात्र कॉर्पोरेट प्रमुख बंदरगाह है। बिल्कुल। पर ये कॉर्पोरेट वाला हिस्सा मुझे थोड़ा उलझा रहा है। इसमें 67% हिस्सेदारी तो सरकार की ही है ना? हाँ, हिस्सेदारी सरकार की है। तो फिर ये बाकी 12 पोर्ट ट्रस्ट से अलग कैसे हो गया? क्या सिर्फ नाम बदलने से जमीनी हकीकत बदल जाती है? जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर आता है, और वो अंतर है निर्णय लेने की गति का। कैसे? जो पोर्ट ट्रस्ट होते हैं वो भारी नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी के अधीन होते हैं। सरकारी फाइलें और वो सब। एग्जैक्टली। अगर एक नई क्रेन भी खरीदनी है तो फाइलें कई मंत्रालयों के चक्कर काटती हैं। इसमें हफ्तों या महीनों लग जाते हैं। ओह। लेकिन कामराजार पोर्ट को कंपनी अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र कॉर्पोरेट इकाई बनाया गया है। इसका अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ग्लोबल बाजार के हिसाब से तुरंत फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल। अगर उन्हें लगता है कि कोयले का निर्यात बढ़ने वाला है तो वो तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए खुद बाजार से फंड जुटा सकते हैं, फाइलों के पास होने का इंतजार किए बिना। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ कंक्रीट ही नहीं, प्रशासनिक चुस्ती भी बंदरगाह की क्षमता बढ़ा देती है। ये तो एकदम सटीक बात कही आपने। लेकिन प्रशासनिक चुस्ती या तकनीक हर जगह तो काम नहीं आती ना। आपका इशारा किस तरफ है? कभी कभी इंसान का सामना कच्चे भूगोल से होता है, और विशाखापट्टनम या विजाग बंदरगाह इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो भारत का सबसे गहरा और लैंडलॉक्ड बंदरगाह है। और वो बंगाल की खाड़ी में, जो अपने अचानक आने वाले चक्रवातों के लिए कुख्यात है। लेकिन स्रोत में डॉल्फिन नोज पहाड़ी के बारे में बड़ी उत्साहवर्धक बात बताई गई है। हाँ, वो जो समंदर में उभरी हुई एक विशाल पहाड़ी है। वो पहाड़ी सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं है, वो एक विशाल प्राकृतिक छाते की तरह काम करती है। सही कहा। जब कोई भयंकर तूफान तट की ओर बढ़ता है तो लहरों के भीतर खौफनाक काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो पहाड़ी उन लहरों की सीधी मार अपने ऊपर ले जाती है। राइट? एग्जैक्टली। लहरें टकरा कर टूट जाती हैं और बंदरगाह के अंदर के जहाज पूरी तरह शांत पानी में सुरक्षित रहते हैं। ये तो सच में प्रकृति का एक मास्टरपीस है। पर अगर हम थोड़ा और ऊपर जाएं, पश्चिम बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की तरफ, यानी कोलकाता पोर्ट। हाँ, वहां तो प्रकृति इंसान की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे पुराना और एकमात्र रिवेराइन या नदी तटवर्ती बंदरगाह है, और जो समंदर से 232 किलोमीटर अंदर हुगली नदी पर है। अब यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? अगर बंदरगाह इतनी अंदर है तो नदी तो लगातार अपने साथ टनों गाद और मिट्टी बहाकर लाएगी। हाँ, लाती है। तो फिर इतने बड़े जहाज अंदर आते कैसे हैं? रास्ता ब्लॉक नहीं हो जाता? यही तो कोलकाता पोर्ट की सबसे बड़ी और खर्चीली चुनौती है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि वहाँ ड्रेजिंग की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। ड्रेजिंग मतलब मिट्टी निकालने का काम? हाँ, भारी भरकम ड्रेजर मशीनें 24 घंटे 7 दिन नदी के तल को खुरचकर गाद बाहर निकालती रहती हैं। 24 घंटे? ये तो बहुत ज्यादा खर्चीला होगा। करोड़ों का खर्च आता है। तो फिर इतने बड़े आर्थिक बोझ को उठाया ही क्यों जा रहा है? इसे बंद करके कार्गो कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं कर देते? अगर आप इसे सिर्फ बैलेंस शीट के नजरिए से देखेंगे तो ये घाटे का सौदा लगेगा। तो असल वजह क्या है? रणनीतिक रसद। ये बंदरगाह पूरे पूर्वी भारत, 7 उत्तर पूर्वी राज्यों और यहाँ तक कि नेपाल और भूटान जैसे देशों के लिए एक लाइफलाइन है। ओह, तो अगर ये बंद हुआ तो पूरी सप्लाई चेन ठप हो जाएगी? एग्जैक्टली। जिसका कूटनीतिक और आर्थिक नुकसान ड्रेजिंग के खर्च से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। भूगोल हमेशा आसान विकल्प नहीं देता। ये कूटनीतिक नुकसान वाली बात हमें आज की चर्चा के एक बहुत ही अहम हिस्से पर ले आती है। आप पोर्ट ब्लेयर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 2010 में इसे 13वें प्रमुख बंदरगाह का दर्जा मिला। लेकिन अगर कार्गो वॉल्यूम की बात करें तो कांडला या मुंबई के मुकाबले वहां माल की आवाजाही ना के बराबर है। सही कहा। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इतने कम व्यापार वाले बंदरगाह को मेजर पोर्ट का दर्जा क्यों दिया गया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब अर्थशास्त्र में नहीं, जियोपॉलिटिक्स में है। भू राजनीति। हाँ,
किसी बंदरगाह का महत्व सिर्फ इससे तय नहीं होता कि वहां कितने कंटेनर उतारे जा रहे हैं, उसकी अहमियत उसकी लोकेशन से भी होती है। तो पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन में ऐसा क्या खास है? अंडमान द्वीप समूह मलक्का जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये वही संकरा समुद्री रास्ता है ना जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बिल्कुल। दुनिया भर के व्यापारिक जहाजों का बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से गुजरता है। तो क्या पोर्ट ब्लेयर वैश्विक व्यापार मार्ग पर भारत का एक वॉच टावर है? ये सिर्फ नजर रखने के लिए नहीं है, ये एक रणनीतिक दबाव का केंद्र है। अच्छा। पूर्वी एशिया का पूरा एनर्जी फ्लो इसी रास्ते पर निर्भर है। पोर्ट ब्लेयर इस रूट पर भारत का एक लॉजिस्टिक बेस है। मतलब शांति के समय व्यापार को सपोर्ट करेगा और तनाव के दौरान इस चोक पॉइंट के पास एक मेजर पोर्ट का होना हिंद महासागर के सुरक्षा समीकरण बदल देता है। कमाल है, ये तो सामरिक दूरदर्शिता का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल है। तो अगर हम आज के इस गहन विश्लेषण को समेटें तो ये साफ है कि भारत के ये 13 पोर्ट्स सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं। एकदम सही। हमने देखा कि कैसे कांडला में प्रकृति के ज्वार का इस्तेमाल हो रहा है, जीएनपीटी में नया भौतिक बाईपास बना है, और पूर्वी तट पर तूतीकोरिन में डिजिटल ट्विन तकनीक और कामराजार में कॉर्पोरेट मॉडल, विजाक की डॉल्फिन नोज और कलकत्ता का ड्रेजिंग संघर्ष भी हमने देखा, और अंत में पोर्ट ब्लेयर की कूटनीति। ये साबित करता है कि ताकत सिर्फ वॉल्यूम में नहीं, लोकेशन में भी है। बिल्कुल। तो सुनने वालों को अब ये याद रखना चाहिए कि जब भी उनके घर कोई सामान आए तो उस पूरी भौगोलिक और इंजीनियरिंग प्रक्रिया को जरूर याद करें। हाँ, ये पूरी सप्लाई चेन का असली हीरो है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक विचार। अगर पोर्ट ब्लेयर जैसा बंदरगाह बिना भारी व्यापार के सिर्फ अपनी जगह के कारण इतना अहम हो सकता है, तटरेखा पर मौजूद बाकी टोल प्लाजा की परिभाषा कैसे बदल जाएगी? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या हमें समुद्र के बीचों बीच मानव रहित टोल प्लाजा देखने को मिलेंगे? इस रोमांचक विचार के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।